अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। अब हम शो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि तारिक भाई, ये ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर, बिफोर आई टेक कॉल्स मैंने कहा मैं इसको एड्रेस कर लूँ। ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर हमें एक प्रॉब्लम हो रही है या हमें समझ नहीं आ रही कि अगर हम अपनी ईयू सिटीज़न के साथ शादी कर लेते हैं बिफोर 30th ऑफ जून, हमने शादी की, हमने अप्लाई किया, लेकिन होम ऑफिस हमें अभी भी ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर कंसिडर नहीं कर रहा। उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि जो अपेंडिक्स ईयू है, जो कि अप्लाई होता है ब्रेक्सिट के बाद या 30 दिसंबर के बाद, उसमें उन्होंने कहा है कि हम क्लोज फैमिली मेम्बर उसको कंसिडर करेंगे जो एट द रेलिवेंट डेट जिसकी शादी हो चुकी हो, यानी कि उनकी मैरिज हो चुकी हो। रेलिवेंट डेट होम ऑफिस के लिए वो 30 ऑफ दिसंबर। इस वजह से होम ऑफिस ये बोलता है कि जी, अगर आपने एप्लीकेशन जनवरी टू जून के बीच में भी डाली है लेकिन आपकी शादी दिसंबर से पहले नहीं हुई, तो हम आपको अपेंडिक्स ईयू के अंडर कंसिडर नहीं करेंगे, आपको अपेंडिक्स एफएम के अंडर एप्लीकेशन डालनी है। हाँ, एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि होम ऑफिस के पास फिर भी डिस्क्रेशन है कि वो आपको दे सकता है, अगर आप उनको बताएं कि जी कोविड की वजह से हमारी शादी पहले नहीं हुई, लेकिन आप उसको फाइट नहीं कर सकते उस तरीके से, बिकॉज डिस्क्रेशन इज़ विद द होम ऑफिस। तो फिर ज़ाहिर बात है, अगर आपकी अपेंडिक्स ईयू की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है ऑन द बेसिस कि आपकी रेलिवेंट टाइम पे शादी नहीं थी, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको अपेंडिक्स एफएम का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता बिकॉज काफ़ी लोगों को इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस देयर। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी तारिक भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी फैमिली का अभी लास्ट वीक में इंडेफिनेट हुआ है 5 ईयर रूट पे। तो मुझे पता ही करना था कि अब इसके बाद जो नेचुरलाइजेशन के लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर क्या है। ऑनलाइन करना पड़ता है या कि किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, उसका काइंडली पूरा तरीका बता दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए, पहली बात है कि इनडेफिनिट के बाद हर एक को 1 साल वेट करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग फॉर नेचुरलाइजेशन, अनलेस आपका जो स्पाउस है वो ब्रिटिश सिटीज़न है। तो लेट्स फॉर ए सेकेंड टेक द एग्जम्पशन के आइदर 1 साल वेट करना है या आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं आपकी वाइफ, बिकॉज आपके पास ब्रिटिश सिटीज़नशिप है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर है आपके पास तो शी कैन इमीडिएटली अप्लाई। और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका है। सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। एक तो ये कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे होते हैं, आपको जो आपके 2 रेफरीज़ हैं उनकी डिटेल्स ऑनलाइन पहले से भरनी पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, आपको उनके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके घर के एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनका ईमेल और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड वर्क डिटेल्स की ज़रूरत है, ताकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए वो सारी डिटेल्स डाल सकें। और जब आप अपनी डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हैं, एप्लीकेशन जमा कर लेते हैं, तो आपको एक चेक लिस्ट आती है। नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की चेक लिस्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अनलेस आपने कोई पीरियड ईईए ट्रीटी के तहत गुजारा हो या रेगुलेशन के तहत गुजारा हो, तो फिर थोड़ी सी चेक लिस्ट बढ़ जाती है, बट नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। और वो आप चेक लिस्ट देख के वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे और अपने स्पॉन्सर मैं कह रहा हूँ अपने रेफरीज से आप डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करवाएंगे, जो 2 रेफरीज चाहिए होते हैं, देन यू जस्ट सबमिट द एप्लीकेशन, जिस तरह आप बाकी सारी एप्लीकेशंस करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, और आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही करें। जहाँ तक चेकलिस्ट की बात है, वो जब आप एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको चेकलिस्ट आ जाती है, बट कोई इतनी सब्सटेंसिव चेकलिस्ट नहीं है जब आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डालते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अली बात कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है लॉन्ग रेजिडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मैं 2010 में आया था, तो मेरा फर्स्ट जो फाइल रिफ्यूज हुई थी वो जून 2016 में हुई थी। 15 डेज के बाद सर मुझे टेम्परेरी एडमिशन अलाउ होगा विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस रिपोर्टिंग सेंटर। ठीक है सर। उसके बाद फिर मैंने अपील डाली, वो एग्जॉस्ट हो गई। जेआर डाली, वो क्लोज हो गई।
سر اس کے بعد پھر میں نے 2016 میں FLR FP ڈالی, سوری FLR سر M ڈالی. تو سر انہوں نے مجھے کہا کہ 3 سال کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. سر میں نے سارے ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ کی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سیلری سلپس, ایچ ایوری تھنگ. پھر سر انہوں نے مجھے کہا کہ انسکسیسفل ہے. سر پھر میں نے آن لائن اپلائی کی, تو پھر مجھے 10 ایئرز روٹ کے اوپر جو ہے نا پارٹنر لائف, وہ پھر سر مجھے نا ویزا لاٹ ہو گیا. اب سر مجھے نا 11 ایئرز ہو گئے ہیں, تو سر مجھے اب ایکسٹینشن کا ٹائم ہے, تو میں ایکسٹینشن ڈالوں یا کہ ILR کے لیے میں ایلیجیبل ہوں. اور سر ایک بات میں نے جو پوچھنی ہے سر, جو ایڈمیشن ہے میرا جو 15 ڈیز کے بعد سر مجھے الاؤ ہوا تھا فرسٹ ریفیوزل کے بعد, تو وہ سارا کنٹینیو میرا پیریڈ ہوگا اور کہ وہ اس میں کنٹینیو نہیں ہو. alright, thank you so much بھائی. دیکھیں پہلے میں لانگ ریزیڈنس میں کچھ باتیں بتا دوں اور کہاں آپ کو کنفیوژن ہوئی ہے میں وہ بھی کلیئرفائی کر دوں, اور پھر بتاؤں گا کہ جی ہم جنرلی بات کریں اس کو ایڈوائس نہ سمجھے گا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب آپ لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, ون آف دا کی تھنگ, اور جس کے اوپر 2-3 کیس لو اب آ چکے ہیں, آلموسٹ تیسرا بھی ریسنٹلی آیا ہے, کہ آپ کا پیریڈ کنٹینیوس ہونا چاہیے. اب کنٹینیوس پیریڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی لیو میں کوئی بریک نہ آئے, یعنی کہ آپ کا جو لیو ہے آپ ان ٹائم اپلیکیشن ڈالیں, آپ نے جیسے آپ کا ویزا ختم ہونے لگا آپ ایک اور ان ٹائم اپلیکیشن ڈالیں. ہاں بے شک آپ کی ان ٹائم اپلیکیشن کے اوپر ریفیوزل ہو جائے, وہ سارا 3C کے انڈر آتا ہے, اور آپ کورٹ میں جا کے وہ ریفیوزل جیت جائیں اپر ٹرائبیونل میں, فرسٹ اے ٹرائبیونل میں, تو وہ سارا ان ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ لا کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی, ریفیوز ہوئی, اس کو رائٹ آف اپیل نہیں ملا, وہ جوڈیشل ریویو میں گیا اور جوڈیشل ریویو جیت گیا, تو میننگ جو اوریجنل اپلیکیشن ہے وہ اوور ٹرن ہو جاتی ہے, تو آپ کی کلاک واپس آ جاتی ہے, تو وہ بھی لافل پیریڈ آ جاتا ہے. صرف قانون میں اوور اسٹے کی جو ایگزیمشن ہے وہ انڈر امیگریشن رول 39E ہے, جو یہ کہتی ہے کہ اگر نومبر 2016 سے پہلے آپ کا کوئی گیپ ہے تو سنگل گیپ آپ کا 28 ڈیز سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ انفیکٹ نومبر 2016 سے پہلے ملٹیپل گیپس بھی 28 ڈیز سے ایز لانگ ایز اندر ہوں تو وہ بھی یوز ہو سکتے تھے ان اے سرٹن کنڈیشن اینڈ سینیریو. کیس بائی کیس ہے یہ والی بات. اور نومبر 2016 کے بعد سمپل ایک گیپ ہے جو 14 دن کا آپ کو الاؤڈ ہے, جو کہ ٹیکنیکلی اوور اسٹیئر آپ بن جاتے ہیں, لیکن انڈر دا لانگ ریزیڈنس وہ آپ کو ایک گیپ الاؤڈ ہے. اب لوگوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ جب لانگ ریزیڈنس کی آپ جب پالیسی دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بات بولی گئی ہے کہ اگر آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو ٹیمپریری ایڈمیشن ملا ہوا ہے تو آپ اس پیریڈ کو لافل کنسیڈر کریں گے. اب پرابلم یہ آتا ہے اس کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹیل میں یہ ساری پالیسی پڑھیں تو وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ پورٹ پہ انٹری لیتے ہیں, یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس سے اسٹوڈنٹ ویزا تھا اور وہ آیا اور انہوں نے کوئی پرابلم اس کے ساتھ کریٹ کی اور اس شخص کو بولا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں ٹیمپریری, لیکن آپ کا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ رکھ لیتے ہیں, ہمیں آپ پہلے کنفرم کریں کہ یو آر واٹ یو سے یو آر, اور بعد میں آپ جب ان کو ساری ڈیٹیلز کنفرم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں چلے جاتے ہیں واپس اپنا ویزا لینے ہوم آفس, اور ہوم آفس ویزا دے دیتا ہے, تو وہ جو سارا ٹیمپریری ایڈمیشن کا پیریڈ ہے ہوم آفس نے کہا ہے جو پورٹ سے شروع ہوتا ہے انٹری کے وقت, وہ ہم لیگل کاؤنٹ کریں گے. جو آپ یہاں رپورٹنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں وہ ٹیکنیکلی 3C کے انڈر نہیں آتا. دیکھیں پہلے دو چیزوں کو سمجھیں, ایک ہوتا ہے کنٹینیوس ریزیڈنس اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے امیگریشن رول کی کوئی بریچ کی ہے یا نہیں کی. جب بات آتی ہے کنٹینیوس ریزیڈنس کی تو ہوم آفس یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ ویزے ہوں, اور اگر کہیں گیپ ہے تو وہ گیپ ان اکارڈنس ود 39E امیگریشن رول ہو. تو ہم کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کا کوئی گیپ ہے تو لیٹ اس سی کہ وہ گیپ امیگریشن رول 39E کے انڈر آتا ہے یا نہیں. یہ جو رپورٹنگ والا آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ٹیمپریری ایڈمیشن, وہ پورٹ آف انٹری کی کیلکولیشن پہ ہے. تو ان ادر ورڈس جہاں تک بات آتی ہے جنرلی جن لوگوں کے گیپس ہوتے ہیں اپنے لافل ریزیڈنس کے اندر, تو ان کو یہی بولا جاتا ہے کہ پلیز آپ مہربانی کر کے اپنی 2.5 سال کی ایکسٹینشن لیں اینڈ دین جسٹ فالو دیٹ ایکسٹینشن, بیکاز آپ کا بہت بڑا گیپ آ گیا. اور اگر آپ اپلائی بھی کریں گے, دیکھیں ساری بات اینڈ میں تو پیسوں کی آتی ہے, کہ اگر آپ اپلائی بھی کریں گے اور آپ کی پرابیلٹی ہے سے 40%, 35%, اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس 35% پہ بھی اپلائی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا پتہ لگ جائے, تو دین مینٹلی آپ کو یہ تیار ہونا ہے کہ اگر اس 35% یا 30% پرابیلٹی پہ میرٹ پہ ویزا نہیں لگا تو آپ کے پیسے ضائع ہوں گے, بیکاز ظاہری بات ہے آپ کے پاس دوسرا والا ویزا ہے تو آپ کو رائٹ آف اپیل بھی نہیں ملے گی, بیکاز اگر وہ آپ کی لانگ ریزیڈنس اپلیکیشن ریفیوز کرتے ہیں دے ناٹ obliged ٹو گیو یو رائٹ آف اپیل, بیکاز آپ کے پاس آلریڈی
वीज़ा पड़ा हुआ है 2.5 साल का जो आप फैमिली रूट के ऊपर ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वो आपकी डिस्क्रेशन पे अगर आप 20, 30 या 40% के मेरिट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लॉन्ग रेजिडेंस पे डालना चाहते हैं। लेकिन वो जो कुछ लोगों को रिपोर्टिंग की कन्फ्यूजन है, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। अब ये अलग बात है कि कल कोई कोर्ट ऑफ अपील से केस आ जाए जो इस सिनेरियो को चेंज कर दे, तो फिर ऑफ कोर्स बात डिफरेंट हो जाएगी, बट इस वक्त दिस इज़ द सिचुएशन। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं रजा बात कर रहा हूँ। मेरे 2 छोटे सवाल हैं। जी। एक तो ज़मरानो के बारे में है मेरा सवाल कि वो उनकी एक्सटेंड डेट होनी थी, वो मैंने पता करना था कि एक्सटेंड हुई है कि नहीं एक्सटेंड हुई। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी बेटी का मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया है और नेक्स्ट मंथ उसका बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद कितना टाइम लगेगा कि वो जवाब यानी कि वो रिप्लाई कर देते हैं? ओके। बस ये छोटे आपने पासपोर्ट अप्लाई किए, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए? सॉरी रजिस्ट्रेशन अभी अप्लाई किया। ओके, थैंक यू सो मच। ये मैंने क्यों क्लैरिफाई किया, क्योंकि कभी कभी मुझे लोग कहते हैं तारिक भाई हमने पासपोर्ट अप्लाई किया, तो मैं उनको वहीं रोक देता हूँ कि आपकी बेटी माशाल्लाह या बेटा ऑलरेडी ब्रिटिश हो गए हैं, बिकॉज जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है वो कंफर्म कर देता है कि दे आर ब्रिटिश सिटीज़न। पासपोर्ट हासिल करके बेशक आप ले लें, लेकिन डेट ऑफ ब्रिटिश सिटीजनशिप होती है जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, तो इसलिए मैंने क्लेरिफाई किया। तो आजकल रजिस्ट्रेशन आई थिंक एप्लीकेशन का 6 to 8 मंथ्स लग रहे हैं। कुछ के जल्दी भी आ जाते हैं, बट अगर हम एवरेज निकालें तो 6 to 8 मंथ्स लगते हैं। सारी बात है, कुछ लोग टीवी पे शोर अभी मचा रहे होंगे तारिक भाई हमारा तो 2 हफ्ते में आके, आई होप आपका भी उस तरह हो, लेकिन एवरेज 6 to 8 मंथ्स मिनिमम लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। तो प्लीज़ बी पेशेंट विद दैट। जहाँ तक बात आती है ज़मरानो की, मैं ख़ुद वेट कर रहा हूँ कि पॉलिसी कब बाहर आती है, बिकॉज आई एम ईगरली वेटिंग कि पॉलिसी में वो क्या बात बोलते हैं। हाउएवर अगर आपने मेरा लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक का शो देखा हो, तो पहली कॉल ही थी ज़मरानो के ऊपर और मैंने उनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी या एक थोड़ा सा सिनेरियो बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखें 30 जून थी डेडलाइन ज़मरानो डालने की, वो ख़त्म हो गई। तो अक्सर मुझे लोग अब कॉल करके कहते हैं तारिक भाई अब हम क्या करें? तो जी देखें, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो एक चुप करके बैठें और देखें जो होम ऑफिस अपनी पॉलिसी निकालता है उसमें आप बैठते हैं या नहीं बैठते, बिकॉज सारी बात है लेट एप्लीकेशन की वो जो पॉलिसी निकालेंगे उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाएंगे कि जी ये क्राइटेरिया है, अगर आप इस क्राइटेरिया पे बैठते हैं, यू फिट इनटू दिस क्राइटेरिया, आप लेट एप्लीकेशन ज़मरानो की डाल सकते हैं। अब वो होम ऑफिस क्या क्राइटेरिया क्रिएट करता है, वो पॉलिसी क्या होगी, हमें नहीं पता, वी वेटिंग फॉर दैट। ये तो एक सिनेरियो हो गया, इसको साइड पे पार्क कर देते हैं। एक और सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था अपने शो के अंदर कि ईयू सेटलमेंट स्कीम की एक पॉलिसी है होम ऑफिस की जिसको कहते हैं लेट एप्लीकेशंस। उसके अंदर होम ऑफिस ने बोला हुआ है कि जी आप लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं इफ़ सर्कमस्टांसेस वर कंपेलिंग एंड कंपैशनेट। उसमें एक छोटी सी लाइन उन्होंने एक पैराग्राफ ऐड किया, इफ़ आई एम करेक्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी लॉ का नहीं पता था और आपको बाद में पता चला कि आप उसमें क्वालिफाई करते हैं, तो आप फिर भी लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब आपको पता है आजकल यार कोविड का ज़माना है, लोगों की और बड़ी कमिटमेंट है कोविड की वजह से कि कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, कुछ लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, या कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, या उनको लॉ का नहीं पता था और ऑल ऑफ अ सडन उनको पता चला है। तो अगर आपको ज़मरानो का 30 जून से पहले नहीं पता था और आपको अब ज़मरानो का पता चला है, तो बेशक आप लेट एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर ज़मरानो की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आई थिंक इशू कहाँ आएगा, लेट्स मी बी वेरी क्लियर, कि अगर आपका जो आप ज़मरानो केरर की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, इशू आएगा अगर आपका चाइल्ड ब्रिटिश नहीं था 30 जून से पहले, बिकॉज वो कहेंगे कि वी डोंट अंडरस्टैंड, आप लेट एप्लीकेशन डाल, इसको लेट एप्लीकेशन तो नहीं कहते, बिकॉज 30 जून को यू वर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट। तो इस बात को ज़रा गौर से देखने वाले कि अगर किसी का बच्चा 30 जून के बाद ब्रिटिश बना है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जी मैं ज़मरानो में क्वालिफाई करता हूँ, बिकॉज 30 जून जो कट ऑफ था उस पर तो आप केरर थे ही नहीं ज़मरानो के। तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कंसिडर एंड बी केयरफुल अबाउट। हाँ, अगर आपका बच्चा 30 जून से पहले ब्रिटिश सिटीज़न था और आपने किसी वजह से एप्लीकेशन नहीं डाली, तो फिर आप ये ईयू की जो लेट एप्लीकेशन पॉलिसी है इसकी डिस्क्रेशन को अप्लाई करते हुए, और एंड नॉट टू वेट फॉर द ज़मरानो का जो पॉलिसी आएगी, यू कैन स्टिल अप्लाई होम ऑफिस को बोल के कि देखें जी मुझे पता नहीं था, मैं ये लेट एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करें। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो अश्योरेंस कि होम ऑफिस इन सारी एप्लीकेशनों को एक्सेप्ट करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि 30 जून को
آپ زبرانو کیئرر تھے, کیونکہ کافی مجھے لوگ فون کر رہے ہیں ان کے بچے برٹش بنے 30 جون کے بعد, تو وہ ٹیکنیکلی زبرانو کیئرر کی کیٹیگری میں نہیں آتے بیکاز اس وقت تک ہم ٹرانزیشنل پیریڈ سے باہر آ گئے تھے. انلیس کل پالیسی میں کوئی چینج ہو, which I hardly think کہ کوئی اتنا بڑا چینج ہوگا that will موو دا نیڈل کہ ڈیٹ 30 جون سے آگے ہو جائے گی زبرانو کیئرر کی اپلیکیشن کے لیے آگے ہوگی, لیکن کیئرر یو مسٹ بی بیفور 30 جون. مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک. ان شاء اللہ تعالیٰ بریک پہ واپس آ کے آئی ول ٹیک سم مور آف یور کالز. جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر لوں, پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے وی ول ٹیک سم مور کالز. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے؟ جی میں بالکل خیریت سے, تھینک یو. ہاں جی, میں نے نا پوچھا تھا, ہم نے ایک کیس اپلائی کیا تھا کورٹ میں, ٹھیک ہے, فیملی کا, اور وہ نا انہوں نے آبجیکشن لگایا ہے کہ ہمارے پاس مکان نہیں ہے, تو یہ تو رینٹ پہ ہیں, تو پھر وہ مکان چھوٹا ہے, اس لیے پھر ایسا تھا کہ انہوں نے اپیل لگائی ہے, تو پھر ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈالی ہے؟ ہاں جی. اور اسپانسر یو کے میں, اور ایپلیکنٹ کدھر ہے؟ یو کے, یہاں پہ ہماری نیشنلٹی اسپینش ہے. ٹھیک ہے, ایپلیکنٹ کدھر ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں. پardon؟ ایپلیکنٹ کدھر ہے جس نے اپلیکیشن ڈالی ہے, وہ بھی یو کے میں ہے, ابراڈ ہے؟ نہیں, وہ پاکستان میں. آلرائٹ, ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا, اٹس ویری امپورٹنٹ, میری بات کو سمجھیں. مجھے آپ کے کیس کی ڈیٹیل نہیں پتہ, تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہوم آفس کیا غلطی کر رہے ہیں ان اپلیکیشنس کے اندر, تو میں پہلے اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. جب آپ, اور میں نے کیوں پوچھا ایکسٹینڈڈ فیملی, جب آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو آپ ریگولیشن 8 کے تحت اپلیکیشن ڈال رہے ہیں. اب ریگولیشن 8 کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ میں بعد میں آتا ہوں. ہوم آفس جو ایک غلطی کر رہے ہیں ان اپلیکیشنس کو ریفیوز کرتے وقت, وہ یہ کر رہا ہے کہ بولتا ہے کہ جی اسپانسر کی یہاں انکم کتنی ہے ہمیں بتائیں, ہمیں یہ بتائیں کہ اسپانسر نے آگے بھی لوگوں کو اسپانسر کیا ہے تو وہ کیسے ان کو ایڈیکویٹلی مینٹین کرے گا, اور گھر میں جگہ کتنی ہے. میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے یہ باتیں غلط لکھ رہے ہیں, بیکاز اگر آپ ریگولیشن 8 کو دیکھیں تو کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پروف کرنا ہے کہ جو ایپلیکنٹ ہے وہ آپ کا یا تو فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہے یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہے آؤٹ سائڈ آف یو کے. ممبر آف ہاؤس ہولڈ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ میٹر ہوتا ہے پروف کرنا, لیکن اگر فائنینشیل ڈپینڈنسی کی بات آئے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ مجھے آپ کا کیس کا نہیں پتہ. تو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں یو کے سمجھیں یو کے کی لائن ہے, آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ ایپلیکنٹ یا تو آپ کا فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہے یا ممبر آف آپ کا ہاؤس ہولڈ ہے. اب اس میں سے آپ کون سی چیز پروف کورٹ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا اس کا ایویڈنس ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ پہلا سیٹ ہوتا ہے. اب آپ آ جائیں یو کے اندر, یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات آ جاتی ہے, بیکاز ای اے ریگولیشن یہ بولتی ہے کہ اگر یہ میٹر انٹری کلیئرنس کا ہے تو صرف اٹ از انف ٹو پروو ان کورٹ کہ دی ایپلیکنٹ وانٹس ٹو جوائن دا ای اے اسپانسر. یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ یہ اسپانسر نے یہ پروف کرنا ہے کہ وہ یہاں کما کتنا رہا ہے, یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ ایڈیکویٹلی اس شخص کو مینٹین کر سکتا ہے. یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ای اے فیملی ممبر نے یہ دکھانا ہے کہ اس کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور آیا وہ شخص اس گھر کے اندر رہ بھی سکتا ہے یا نہیں. ٹیکنیکلی اگر آپ ایو لا کو پڑھیں جو ریگولیشن 8 ہے تو اس میں یہ بولا گیا ہے کہ جو پرسن ہے پہلے یہ پروف کریں جو میں نے یہ والی بات ابھی بولی, اینڈ جب ادھر پہ آتے ہیں تو دس از انف ٹو سیٹسفائی دا رول کہ جی دا پرسن وانٹس ٹو جوائن دا اسپانسر. ظاہری بات ہے کہ اسپانسر کے پاس یہاں کا اسٹیٹس ہونا چاہیے, پری سیٹل اسٹیٹس ہونا چاہیے, وہ آپ کو ڈاکومنٹ سے پروو ہو جاتا ہے. اب اگر آپ خود ان کو گھر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں دیٹس فائن, لیکن جہاں تک ای اے ریگولیشن 8 کی بات ہے اس کے اندر یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو ہوم آفس مانگتا ہے, تو وہ بڑے آرام سے آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں لوگوں کو بولوں, اور میں ہمیشہ ہر ایک کو بولتا ہوں کہ اگر آپ کیس لڑ رہے ہیں یا کوئی کیس ڈال رہے ہیں, پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں جس کو پوری سمجھ ہو مہارت ہو لاء کے اندر, تاکہ کم از کم وہ آپ کو بٹھا کے آپ کا کیس آپ کو سمجھا سکے. بیکاز اگر آپ اپنا کیس نہیں سمجھیں گے آپ ڈاکومنٹ کس طرح پورے کریں گے. میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں, کہتے ہیں جی ہم نے یہ اپلیکیشن ڈالی, میں کہتا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نے ڈال لیا, مجھے بتائیں کہ فائنینشیل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے.
कुछ पता नहीं। तो मैं कहा फिर आपने जब केस डाला तो फिर डॉक्यूमेंट कौन से आपने फिर साथ लगाए थे? तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि जो आप केस डाल रहे हैं उसकी कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्री, ताकि आपको समझ हो अपने केस की। और आप इसीलिए किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाते हैं कि ठीक है जी मैं लीगली क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन आप, मैं एक एप्लीकेंट हूँ या एक स्पॉन्सर हूँ, मुझे आप बताएं कि किस तरीके से हम लीगली इस केस को क्वालिफाई कर सकते हैं, या एटलीस्ट चलें कोई गारंटी नहीं दे सकता क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हमें ये तो पता हो ना कि लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि हम ये देख सकें कि हम उस रिक्वायरमेंट को मीट भी कर पाते हैं या नहीं, या कितना क्लोज हम उस रिक्वायरमेंट के आते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। लेकिन मैंने क्यों ये बात पूछी, बिकॉज मुझे पता है कि होम ऑफिस जब रिफ्यूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा हिट करता है रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर स्पॉन्सर को, नॉट रियलाइजिंग कि EU रेगुलेशन के अंदर, EA रेगुलेशन के अंदर सिर्फ इतना ही बहुत होता है कि द पर्सन वांट्स टू जॉइन द स्पॉन्सर, यानी कि जब अपील होती है या इस एप्लीकेशन की ज़्यादातर अंडर राइटिंग इस बात पे होती है कि आया वो डिपेंडेंट है या नहीं, या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, लेकिन प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझें, हमने एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से अपने केस को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, अभी आपसे मैंने क्वेश्चन किया था पहले नेचुरलाइजेशन का। आपने कहा था कि 2 रेफरी जो उनसे हैं उनकी डिटेल चाहिए और उनके सिग्नेचर भी। अगर मैं ऑनलाइन ये एप्लीकेशन करूंगा तो सिग्नेचर्स भी मुझे किस तरह उनके लेने पड़ेंगे? कंफ्यूजन बता दीजिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने अगर सुना नहीं, मैंने सही तरह समझाया नहीं, माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ टू यू। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लेते हैं भाई और आप एंड में चेकलिस्ट पे जाते हैं, वहाँ सर्टन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रिंट करने होते हैं, उन्हीं के अंदर 2 रेफरीज़ के डॉक्यूमेंट होंगे जो आप प्रिंट करेंगे और रेफरीज़ को जाके देंगे और उन्होंने सिग्नेचर करना है। जो मेन फ़र्क है वो ये है कि पहले ज़माने में रेफरीज़ की डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती थी, आप पूरा फॉर्म उठा के उनके पास लेके जाते थे, वहीं अपनी डिटेल्स भर के साइन करके आपको पकड़ा लेते थे और आप फिर फॉर्म जमा कराते थे। ऑनलाइन के अंदर, एंड इट इज़ बहुत बेहतर है ऑनलाइन अप्लाई करना, उसमें फिर रेफरीज से आपको पहले इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, फिर आप एंड पे जाएंगे और पेपर प्रिंट होंगे, आप रेफरीज को देंगे और वो उस पर साइन करेंगे एप्लीकेंट की फ़ोटो लगा के हाँ जी हम इनके रेफरीज हैं। सो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। माई अपॉलॉजीज़ अगर मैंने पहले इसको क्लियर नहीं कर पाया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, आपका प्रोग्राम वेरी एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। 2.5 पाउंड आपके मार्केटिंग के पक्के हो गए सर। थैंक यू। मैंने पहले भी फोन किया था। मैं फी वेवर के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरी वाइफ है 5 ईयर रूट पे स्पाउस वीजे पर है। हमने फी वेवर अप्लाई किया था, उनका जवाब आया है कि हम 5 ईयर रूट को कवर नहीं करते, अदर रूट को कवर करते हैं। आप अगर चाहें तो अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये मांगी कि आपके बैंक स्टेटमेंट में 4,000 पाउंड है, दोनों के मिला के हैं, तो आप फीस क्यों नहीं दे सकते, और फला एंट्री की एक्सप्लेनेशन दें। हम बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम अपनी, क्योंकि हम 5 ईयर रूट को लूज नहीं करना चाहते, अगर हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें जैसा उन्होंने ऑप्शन दिया है, तो हमारी एप्लीकेशन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वीज़ा एक्सपायर हो चुका है 23 जून को। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें ये बात तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोली है, बिकॉज जब आप 5 ईयर रूट पे जा रहे होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप ये बोल रहे हैं कि जी मेरे पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मैं मीट करता हूँ। तो सारी बात है, अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करें तो यू वुड हैव एडिक्वेट मनी कि आप पैसे दे सकें होम ऑफिस की एप्लीकेशन के लिए। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जब आपने एप्लीकेशन डाली उन्होंने 4,000 का पूछा, बिकॉज देयर लॉट ऑफ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कि वो पैसे किस लिए आपके पास पड़े हुए थे, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल बिकॉज आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मुझसे आखिरी सवाल पूछा है। अब मैं बाकी, अगर आप पुराने मेरे शो देखें, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि 3C के अंडर उन्होंने फ़ी वेवर को नहीं डाला, लेकिन होम ऑफिस ने अलग से बोला हुआ है जब आप फ़ी वेवर, क्योंकि फ़ी वेवर एप्लीकेशन ही रिक्वेस्ट है, तो होम ऑफिस ने ये अलबत्ता ज़रूर बोला हुआ है कि अगर हम आपको फ़ी वेवर रिक्वेस्ट के लिए बोलते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया उस पीरियड के दौरान, आप वेट करें, हम आपको डिसीजन देंगे और 10 डेज़ के अंदर फिर आपने, अगर हम आपको रिफ्यूज़ करते हैं, आपने नई एप्लीकेशन डालनी है। और उस फ़ी वेवर के जवाब में उन्होंने बोला हुआ है, जब आप इनिशियल एप्लीकेशन डालते हैं, रिक्वेस्ट नॉट एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट डालते हैं, तो उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप फ़ी वेवर का वेट करें और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो कोई भी हम एडवर्स
آپ پہ افیکٹ اس کا نہیں لائیں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس پالیسی کو پرنٹ کر کے رکھیں اور اب ود ان 10 days آپ اپنی نارمل اپلیکیشن کریں. اور جب آپ کے کنٹینیوسلی 10 years پورے ہو جائیں گے تو آپ کو اپنی اپلیکیشن کے اندر اس بات کو مینشن کرنا ہے کہ ہم نے فی ویور ریکویسٹ کی تھی, ہمارا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا, فی ویور ہماری ڈینائی ہوئی, ہمیں 10 دن کا ٹائم ملا اپلائی کرنے کا اور ہم نے اس 10 days کے اندر اپلائی کر دیا. بیکاز آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ یہ جو فی ویور والا ایشو ہے یا تو 3C کے انڈر آئے یا 39E کے انڈر اس کو کنسیڈر کریں وہ لوگ, لیکن انہوں نے ابھی تک لاء میں امینڈمنٹ نہیں لائی, یہ ان کی پالیسیز ہی چل رہی ہیں. تو کیونکہ پالیسیز چل رہی ہیں تو یو ہیو ٹو ریلائی. تبھی میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی مہربانی کر کے 2 مہینے پہلے فی ویور ڈالیں, کیونکہ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے فی ویور کے دوران تو پھر آپ ہوم آفس کی پالیسی کو پرنٹ کر کے رکھ لیں, بیکاز جب 10 سال بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے آپ کو اس پالیسی کی ضرورت پڑے گی کہ جی ہم نے تو آپ کی پالیسی کو فالو کیا تھا, آپ نے اپنی پالیسی میں کہا تھا کہ ہم پہ کوئی ایڈورس افیکٹ نہیں پڑے گا, تو اب آپ کیوں ہمارا کنٹینیو ریزیڈنس کو بریک بول رہے ہیں یا کوئی ایسی ویسی بات بول رہے ہیں. میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی بات ہوگی, لیکن اٹس بیٹر ٹو بی سیف دین سوری. اور اس لیے ایک بات میں ساروں کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ فی ویور 2 مہینے پہلے ڈالیں. آپ بالکل فکر نہ کریں, جب انہوں نے بھی آپ کا ریفیوز کیا ہے 10 day کا آپ کو ٹائم دیا ہے, پلیز اس کے اندر اپنی اپلیکیشن ڈال دیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. میرا نام ندیم ہے. جی ندیم بھائی. میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں نیشنلٹی کے بارے میں. جی. آلریڈی نیشنل ہوں یہاں کا, تو میرے نام مڈل نیم لاسٹ میں ہے, تو لاسٹ نیم مڈل میں میں نے ڈی پول کے ذریعے چینج کیا تھا اور پاسپورٹ پہ بھی ٹھیک کرا لیا, مگر نیشنلٹی میں وہی سیم ہے. تو چینج کرانے کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ نیشنلٹی سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے اس کی بیسس پہ آپ پاسپورٹ اپنا ایشو کرتے ہیں. نارملی جب آپ کہیں پروف آف آئی ڈی کے لیے جاتے ہیں تو دے نیڈ ٹو سی آپ کا پاسپورٹ. تو ایز لانگ ایز آپ نے اپنے پاسپورٹ کے اندر اس چیز کو درست کروا لیا اور اپنے ڈرائیونگ لائسنس پہ درست کرا لیا اور اپنی باقی چیزوں پہ درست کرا لیا ہے, اٹ از ہائیلی ان لائکلی انلیس آپ کوئی اور نیشنلٹی اپلائی کریں کہ کوئی آپ کو نیشنلائزیشن کے سرٹیفکیٹ کی کاپی مانگے گا. لیکن اگر آپ کل سے کسی یورپین یا امریکن نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں یا کوئی اور نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں, دے ریکوائر یو ٹو پرووائڈ اے کاپی آف دا نیشنلائزیشن سرٹیفکیٹ. تو آپ نیشنلائزیشن سرٹیفکیٹ کی کاپی دیں گے, اولڈ نیم ڈیڈ کی کاپی دیں گے اور اپنی جو اس کی وجہ سے نام وام چینج ہوئے ہیں ان کی کاپیز دیں گے, اینڈ دے شوڈ بی سیٹسفائڈ ود دیٹ. بیکاز کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ نیشنلائزیشن کے وقت ایک نام رکھتے ہیں لیکن بعد میں اپنا نام چینج کرا لیتے ہیں. ایز لانگ ایز جب نام چینج کرا لیں باقی کرنٹ آئی ڈیز اس نام کے اوپر ہیں, وہ ٹریل ان کو آڈٹ کا مل رہا ہے, دس از فائن. سو دس از واٹ اٹ از. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے آپ سے کہ میری جو بیٹی ہے وہ ماشاء اللہ 7th of next month وہ 10 years کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور میرا اور میری مسز کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہم لیو ٹو ریمین ہے, یعنی کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ 2.5 years کا وہ فل ٹائم وہ کرتے ہیں 2.5 years. جی جی. تو اس کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ کون سا فارم ہوگا جو ہمیں وہ فری ہے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا جس پہ ہمیں اپلائی کرنا پڑے گا, یا اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ یہ بیٹی کی بات کریں اپنی بات کر رہے ہیں؟ مجھے دے دیں. جی اپنی بیٹی کی بات کریں, آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بیٹی. اوکے تھینک یو. اوکے تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. آئی تھنک مجھے پلیز کوٹ نہ کیجیے بٹ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ از فارم ٹی فار ٹینگو. آئی تھنک وہ والا فارم ہے جب آپ 10 year کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, بٹ پلیز اس کو آپ چیک کر لیجیے گا ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے. بٹ وہ آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے اور کیونکہ آج کل ساری اپلیکیشنز ہوم آفس کی آن لائن ہوتی ہیں, تو وہ جو رجسٹریشن کا فارم ہے جو آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے آن دا بیسس کہ آپ کے بچے کو یا 10 years ہو گئے فرام برتھ, دیٹ از فارم ٹی فار ٹینگو. جب ہماری بریک ہوگی میں اس کو ری چیک بھی کر لوں گا, بٹ آئی تھنک دیٹ از دا فارم نیم. سو تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا آپ سے یہ سوال تھا سر. جی جی. ابھی جو فی ویور کے لیے ڈالنا ہے 2 month رہتے ہیں, اگر میں نے ڈال دیا اور کبھی اس سے پہلے فی ویور کا آنسر آ گیا تو میں پہلے اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں رینیو کی؟ میرا 2.5 year والا ہے. سوری آپ کا جو سوال دوبارہ کر لیں گے؟ انہوں نے مجھے کان میں بولا کہ ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے تو تھوڑی سی میں بات نہیں آپ کی سمجھا. ٹھیک ہے
सर मेरा अभी रिन्यूअल हो रहा है 2.5 ईयर हुआ है ओके का, और 2 मंथ बाकी है, ठीक है और मैं फी वेवर डालना चाहता हूँ जी लेकिन अगर फी वेवर में मेरा आंसर जल्दी आ जाता है तो मैं एप्लीकेशन जल्दी डाल सकता हूँ। ओके थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मिस कि ये जो अभी एक मेरे दो बच्चे जो ब्रिटिश है तो वो जो यूरोपियन लॉ है उसके तहत मैं वो केस डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। ओके थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मुझे बताया गया कि अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा एंड देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स। सो ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक और फिर इंशाल्लाह ताला ब्रेक से वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स इन द लास्ट सेशन। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले आई थिंक मैंने किसी को अर्ज़ किया था, आई मेंशन्ड कि मैं ब्रेक पे चेक कर लूँगा। इट इज़ फॉर्म T फॉर टैंगो, जो अगर आप 10 ईयर आपके बच्चे को इस मुल्क में हो गए, बॉर्न हैं एंड दे वांट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आ जाते हैं जो आखिरी कॉल थी बिफोर आई हैड टू टेक अ ब्रेक, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने 2 महीने पहले अपना फ़ी वेवर डाल दिया और अगर मेरा जवाब आ जाए और मेरा वीज़ा भी हाउ अर्ली कैन आई अप्लाई। देखें एक बात मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि जब आपका फ़ी वेवर का डिसीजन आएगा, जो कोड आएगा आपको, अगर आपका फ़ी वेवर ग्रांट हो जाता है तो उसको सिर्फ सर्टन वर्किंग डेज़ के लिए, आई थिंक 10 है उसमें वैलिड रहता है, सो यू मस्ट मेक द एप्लीकेशन ऑन दैट टाइम। तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट मेक योर एप्लीकेशन। जहाँ थोड़ा इशू आता है कि आपने कब तक अप्लाई करना है, जब आप एंड ऑफ योर लॉन्ग रेजिडेंस या 10 ईयर पे आ जाते हैं तो फिर आखिरी 28 डेज़ ग्रेस पीरियड होते हैं, तो उस वक्त यू कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन सेटलमेंट की टिल योर 120 मंथ्स आर ओवर, या आखिरी 28 डेज़ ग्रेस पीरियड है। जो मिडिल एक्सटेंशंस हैं या 2 महीने 3 महीने पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग जो 2 महीने पहले फ़ी वेवर करते हैं, महीने तक फ़ी वेवर का जवाब आता है, पीछे मंथ वैसे ही रह जाता है, तो यू वुड बी फाइन देयर। आई थिंक व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इज़ नॉट कितना अर्ली एप्लीकेशन कर सकते हैं, इट इज़ कि जैसी फ़ी वेवर आपको मिलता है ना, आई होप आपके फेवर में हो, तो जो वर्किंग डेज़ उन्होंने आपको 10 दिए उसके अंदर यू मस्ट मेक द एप्लीकेशन, अदरवाइज़ वो जो कोड है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता फ़ी वेवर आपके फेवर में ना हो और आपका वीज़ा वैसे ही ख़त्म हो चुका है तो 10 डेज़ के अंदर आपने अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी वैलिड वीज़ा है तो फिर आप जब दिल करे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट डेट को भी कर सकते हैं, बट डोंट डू दैट। फिर आपने बोला कि आई हैव अ ब्रिटिश चाइल्ड, क्या मैं ज़ब्रानो की एप्लीकेशन अभी भी कर सकता हूँ? तो अगर आप मेरा शो पहले नहीं देख रहे थे, मैंने काफ़ी डिटेल में उसका जवाब दिया, तो जब ये शो आएगा बाद में आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिएगा, लेकिन इन समरी में जवाब दे देता हूँ कि अगर जो होम ऑफिस की पॉलिसी है लेट एप्लीकेशंस की, EU सेटलमेंट की, अगर वो स्कीम के तहत अगर आप उस पॉलिसी के अंदर आते हैं, उस लेट एप्लीकेशन की जो उन्होंने रीज़न दिए हैं कि ये कंपेलिंग रीज़न थे जिसकी वजह से मैं एप्लीकेशन टाइमली मैनर पे नहीं कर सका, अगर वो आप उस समझते हैं कि आप उसके अंडर आते हैं तो बिल्कुल आप ज़ब्रानो की अभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। जो होम ऑफिस ने अलग से प्रॉमिस किया था को अपने कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, कि जी हम एक पॉलिसी निकालेंगे जिसमें बताएंगे कि कौन लोग लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं और कहाँ कब तक डाल सकते हैं, वो पॉलिसी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरे पास 5 ईयर का रिफ्यूजी वीज़ा है और मुझे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं अगस्त में, अभी कमिंग अगस्त में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ILR के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? ओके, थैंक यू सो मच। जी सॉरी, आपका कोई और सवाल भी है आपका? जी, मैं से यही पूछना था कि क्या मैं कर सकती हूँ, अगर मैं थ्रू आउट लीगल रही हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? मेरे पास रिफ्यूजी वीज़ा जो 2025 में जाके कंप्लीट होगा, 5 ईयर का है। ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, अगर आप इस मुल्क में एंटर हुई हैं और जब आपके पास वैलिड वीज़ा था, आपने रेफ्यूजी स्टेटस अप्लाई किया और आपको मिल गया या अपील में जाके मिला, देन डेफिनेटली आपका लॉफुल रेजिडेंस ब्रेक नहीं होता और आप लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं लोगों को अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपनी डेट ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर, तो प्लीज़ अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगवा लें होम ऑफिस से, फ्री ऑफ चार्ज होता है ये, और बड़ी जल्दी होम ऑफिस आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके ऑनलाइन दे देता है। एंड देन फिर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इस डॉक्यूमेंट को दिखा के असेस करवा सकते हैं कि आपका लॉन्ग रेजिडेंस का पीरियड पूरा लॉफुली बनता है या नहीं। अगर आप बहुत
कंफर्म्ड हैं कि आपके सारे वीज़े इन टाइम थे और आपकी असाइलम एप्लीकेशन भी वैलिड वीज़े के दौरान थी, बाद में आपको असाइलम मिल गया, तो फिर आपको सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। दैन ऑफ कोर्स आप लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखें कि लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन डालने से पहले आपको पता है कि आप क्वालिफाई करते हैं। तो दैट कैन ओनली बी अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाएं, प्रेफरेबली सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट अगर थोड़ा डाउट है आपको डेट ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर, एंड दे कैन टेल यू कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तारक जी तारक साहब, मेरा सवाल ये है कि जिन बंदों के पास यहाँ पे ये प्री सेटल स्टेटस है EU स्कीम के तहत, और जो फैमिली मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर या सिबलिंग्स हैं, तो ये कंपलसरी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ एक एड्रेस पे रहें और वो स्पॉन्सर उनको मंथली मतलब उनके अकाउंट में पैसे डालते, वो काम करते हैं या नहीं करते। और मैंने ये भी सुना है कि अगर वो काम करते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, तो इस सूरत में वो किस तरह अप्लाई करेंगे सेटलमेंट स्टेटस। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अब ये एक थोड़ा ग्रे एरिया है EU के अंदर, करना क्या चाहिए उसमें बाद में आते हैं कि उन्होंने एक जगह पॉलिसी में लिखा है कि जी अगर आपकी डिपेंडेंसी कम भी ख़त्म भी हो जाती है हम फिर भी आपको स्टेटस देंगे, विच इज़ स्लाइटली आई थिंक ये अगर जब EU लॉ कह रहा हूँ, अपेंडिक्स EU जब निकला भी था तो मैंने बहुत दफ़ा कहा है और अब मैं दोबारा बोलता हूँ, इसमें बहुत ग्रे एरियाज़ हैं और बहुत ज़्यादा इसको जुडिशरी चैलेंज होने लगा है। एक जुडिशल चैलेंज ऑलरेडी शुरू हो गया है अपेंडिक्स EU के ऊपर, जिन्होंने कहा था जिनको फैमिली परमिट वीज़े अलाउ हुए हैं अपीलों के ऊपर इनको ये EU सेटलमेंट स्टेटस नहीं दे रहे, वो ऑलरेडी जुडिशल रिव्यू के अंदर सारे केसेस चले गए और बहुत अनकरीब इसका जवाब हमें आएगा, विच आई शेयर विद यू। इस तरह ये चीज़ भी मेरे ख्याल से जुडिशल रिव्यू में जाएगी फ्यूचर में जाके। वरना अगर आप बेसिकली देखें तो देखें, अगर आप आ रहे हैं और डिपेंडेंसी के बेसिस के ऊपर अपनी स्पॉन्सर से वीज़ा लिया तो डिपेंडेंसी रहनी चाहिए 5 साल के लिए। अगर आपने मेंबरशिप ऑफ़ हाउस होल्ड पर वीज़ा लिया है तो वो रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप मेंबरशिप ऑफ़ हाउस होल्ड से स्विच ओवर हो जाते हैं डिपेंडेंसी के ऊपर तो फिर डिपेंडेंसी रहनी चाहिए। अब ज़ाहिर बात है डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार रहे। मीनिंग ये है कि अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू हो जाते हैं और आप ठीक ठाक कमाना शुरू हो जाते हैं तो दे कैन आर्ग्यू कि फिर डिपेंडेंसी तो आपकी हुई नहीं है अनलेस यू बिकम मेंबर ऑफ़ हाउस होल्ड। तो मेरे ख्याल से रादर देन जो इन्होंने पॉलिसी में बोला आप उसको फ़िलहाल फॉलो करने से बेहतर है कि मेक श्योर कि आप सारी EU की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अपेंडिक्स EU की मीट कर रहे हैं फॉर द 5 ईयर पीरियड, ताकि जब 5 साल बाद आप सेटलमेंट करें कोई आपको शौक ना लगे। अब अगर आपने उस पर बाहर जाके पॉलिसी के ऊपर रिलाई करना है तो फिर ज़ाहिर बात है वन हैज़ टू, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अच्छी तरीके से इसको असेस कर लें, बिकॉज मुझे नहीं पता मेंबर ऑफ़ हाउस होल्ड के तौर पे आपने वीज़ा लिया था या डिपेंडेंसी, बिकॉज जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर होते हैं वो ज़्यादातर मेंबर ऑफ़ हाउस होल्ड या डिपेंडेंसी पे लेते हैं, जबकि पेरेंट्स आर ऑलवेज़ डिपेंडेंट। तो टेक्निकली जो पॉलिसी में उन्होंने बोला है वो मेनली क्लोज फैमिली मेंबर और पेरेंट्स के लिए बोला है और किसी के लिए नहीं बोला। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर कि या तो आप सारी रिक्वायरमेंट मीट करके रखें इस पूरे 5 साल के लिए, यानी कि अगर आप डिपेंडेंट हैं तो डिपेंडेंट हैं और अगर मेंबर ऑफ़ हाउस होल्ड है तो मेंबर ऑफ़ हाउस होल्ड हैं, ताकि 5वें साल जब आप सेटलमेंट अप्लाई करें यू मीट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम इन रिक्वायरमेंट के 4 कॉर्नर से बाहर चले जाते हैं, हमारे पास कितना ग्रे एरिया है, तो फिर प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके सुकून से बैठ के अपना केस डिस्कस करें। डोंट टेक अ रिस्क कि क्योंकि मुझे आपके केस का पता नहीं कि हाँ तारिक भाई ने बोल दिया था शो के अंदर कि जी ये पॉलिसी कहती है, प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज सारी आपकी मेहनत 5 साल की 6ठे साल जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो काश हमें पता होता तो जी हम लोग अपनी बड़े आराम से डिपेंडेंसी या मेंबर ऑफ़ हाउस होल्डशिप मेनटेन कर सकते थे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका करंट सिनेरियो है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, सुकून से बैठ के उनके दफ्तर में उनको ये या टेलीफोन पे जब उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं आप उनको ये अर्ज़ करें और बोलें कि जी मुझे ये बता दें मैं कितना ज़्यादा इस न्यूक्लियस से बाहर जा सकता हूँ, मीनिंग जो मेरा अभी सिनेरियो है मैं कितना दूर भी इससे जाऊँ तो मैं अपेंडिक्स EU के दायरे में ही रहता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट क्लेरिफाइड। डू नॉट बाय रैंडमली से कि हाँ जी अगर हम ये सारा छोड़ देते हैं तो क्या हमें बाद में भी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज वो होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी में जिक्र किया बट ओनली फॉर पेरेंट्स एंड क्लोज फैमिली मेम्बर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले डिफाइन करें आप पेरेंट हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर हैं या एक्सटेंडेड, एंड देन सी हाउ फार यू कैन गो। लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ प्लीज़ ट्राई टू स्टे विद इन द रिजीम ऑफ द EU पॉलिसी, ताकि कल जाके EU अपेंडिक्स ताकि कल जाके आपको प्रॉब्लम ना हो।
बट अगेन जिस तरह मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एडवाइस लें, बिकॉज ये बहुत ही मुझे लगता है ऐसा एरिया है जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 5 साल बाद सारों के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैंने अभी आपके प्रोग्राम में सवाल किया था, शायद मैं सवाल सही नहीं कर पाया। फीवर के मुतालिक सवाल था जी। बेसिकली उन्होंने हमारा फी वेवर रिफ्यूज नहीं किया है, उन्होंने हमें इन जवाब दिया है कि आप 5 ईयर रूट पर कवर्ड नहीं है, ये हमारा फी वेवर 5 ईयर रूट पर कवर्ड नहीं है, हम आपको दूसरे रूट पे कंसीडर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपना फी वेवर एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं। मेरा सवाल बेसिकली यही है कि अगर हम अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करें तो हमारी एप्लीकेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हम मतलब हम उनको जवाब, उन्होंने कहा कि ईमेल पे मैं जवाब दे दें। ओके, आप बात करें फी वेवर वाली एप्लीकेशन पे या जो बाद में आपने 5 ईयर वाली एप्लीकेशन करनी है उस पे? 5 ईयर वाली एप्लीकेशन। ओके, मैं आपको मैं क्योंकि हम 5 ईयर का रूट लूज नहीं करना चाहते। ओके, तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया तो वो हमें 10 ईयर के रूट पे डाल देंगे, तो वो हमारे लिए ठीक है। थैंक यू। मैं अभी आपको अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। माय अपॉलॉजीज़ अगर मैंने आपका पहले सवाल सही तरीके से नहीं समझा। एक बात मैं पहले लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि जो फ़ी वेवर रिक्वेस्ट है और जो बाद में एप्लीकेशन है, दैट 2 डिफरेंट थिंग्स। एक का दूसरे के ऊपर कोई ओवरलैप नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप फ़ी वेवर आपको वो दे देते हैं, जो 5 ईयर रूट पे भी हैं वो स्विच हो जाते हैं 10 ईयर रूट पे, जो उन्होंने अभी आपको बोला कि ओके जी अगर आपको फ़ी वेवर चाहिए इन बातों के हमें जवाब दे दें, फ़ी सेटिस्फाइड, हम आपको फ़ी वेवर दे देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फिर आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो 5 ईयर रूट पे नहीं होगी, वो 10 ईयर रूट पे होगी। एंड ऑफ कोर्स आप ये बात नहीं चाहते, आप उनको कहेंगे कि ठीक है जी मैं अपना फ़ी वेवर रिक्वेस्ट विड्रॉ करता हूँ और मैं फिर 5 ईयर रूट पे अप्लाई करता हूँ। तो आपका जो विड्रॉ है इस रिक्वेस्ट का, उसका 5 ईयर रूट की एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज 5 ईयर रूट की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आपने अलग से मीट करनी है। फ़ी वेवर में आपने क्या किया था उसका 5 ईयर रूट की एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आपने 5 ईयर रूट की एप्लीकेशन करनी है तो आप 2 में से एक सिनेरियो के अंदर कर रहे हैं, या आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो आपको फिर ज़ाहिर बात है किस तरीके से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करें, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और उसके हिसाब से आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो सब कुछ आपने करना है। अगर आप मीट करें एडिक्वेट मेंटेनेंस की बेसिस पे, क्योंकि जी मैं कुछ सर्टन ऐसे बेनिफिट लेता हूं जो मुझे एग्जेम्प्ट करता है 18,600 की रिक्वायरमेंट से, तो फिर जारी बात है वो एडिक्वेट मेंटेनेंस के आपने फिगर देने हैं। बस एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि होम ऑफिस को कभी आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। इन अदर वर्ड्स, एक तरफ आप फ़ी वेवर डाल रहे हैं और आप बोल रहे हैं जी मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं कि मैं गुजारा कर सकूं, तो जी मेरी इनकम बड़ी लो है, और उसी के 1 महीने बाद आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं 5 साल वाली और उसमें बोल रहे हैं कि जी मैं तो 20,000 कमाता हूं, तो होम ऑफिस मुड़ के कह सकता है तो होल्ड ऑन अ सेकेंड, पहले आपने बोला था कि आपका गुजारा नहीं हो रहा, अब आप बोल रहे हैं आप 20,000 कमाते हैं, तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन और डिसेप्शन में आती है बात। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो वही रहे व्हेन यू मेक द एप्लीकेशन, और अगर आप उसको आप चेंज कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन कि ये बात क्यों है। बिकॉज एक बात का ख्याल रखें, अगर आपने होम ऑफिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी है वो रिकॉर्ड पे जाती है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है जब कोई और आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट उसकी मीट करनी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ाइनेंशियल और फैमिली में कितने लोग हैं जो आपने डाली है वो तो वही रहनी चाहिए ना, बिकॉज दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर अब उसमें कोई वेरिएंस आ गया देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड एक्सप्लेन विद अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कि ये वेरिएंस क्यों आया है। तो आई थिंक, अगर मुझे नहीं पता आपका इशारा इस तरफ था या नहीं, बट प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, और आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बेशक इसके ऊपर मशवरा ले लें बाद में। बट आई डू नॉट नो आपका मतलब क्या था कहने का कि तारिक भाई अगर हम फ़ी वेवर को विड्रॉ करते हैं हमारा 5 ईयर एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर आपने फ़ी वेवर में कुछ और दी है और बाद में 5 ईयर में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रहे हैं, बिकॉज सारी बात है 20 बच्चों की तो इन्फॉर्मेशन वही होगी, दैन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। बिकॉज होम ऑफिस अगर सख्ती करना चाहे आपसे तो कह सकता है कि या तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी या ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। So you have to be careful about that. Unless आपके पास plausible explanation है तो that should be fine. So thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, एक छोटा सा सवाल है क्या? जी जी।
سر ایکچولی میں اپنی مم واسطے نیشنلٹی واسطے اپلائی کرنا چاہنا تھا انہوں نے ایج ہے جڑا 66 ہوئی ہے جی تو فی ویور واسطے اپلائی کری سکنے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سر انفارچونیٹلی نیشنلٹی اپلیکیشن پہ فی ویور الاؤڈ نہیں ہے تو اس کے پیسے آپ کو سر دینے پڑیں گے. مجھے اب کان میں بولا گیا کہ طارق بھائی ہمارا شو کا ٹائم بھی ختم ہونے کو آیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ ہر ویک شو کو دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. جانے سے پہلے پلیز اس شو کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں سوشل میڈیا کے اوپر. بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.